तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में कई चर्चाएं लोगों द्वारा की गई हैं। उनमें से एक बात तो ये भी सुनने में आती है कि जिस देश का विकास अगर करना हो तो उस देश की महिलाओं का विकास सही रूप से होना चाहिए। हमारे आदि ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवताओं का निवास भी होता है। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के जिक्र से ही यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है कि महिलाओं का विकास आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। हालांकि विकास के लिए कई कार्य, कई योजनाएं भी सरकार द्वारा बनाई गई हैं जिससे कि नारी क्षेत्र में या नारी शक्ति को बढ़ावा मिले। अगर हम ऐसा सोचें कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे नारी केवल एक गृहिणी के रूप में जानी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अलावा ऐसे कई अन्य देश हैं जहाँ पे महिलाओं को ना के बराबर माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही मुख्य विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक बहुत ही मशहूर वाक्य कहा गया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जागरूक करना ज़रूरी है और एक बार अगर महिलाएं कदम उठा लेती हैं तब परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उन समाज के सभी अधिकारों और उन मूल्य या फिर कहें कि उन गलत सोचों को मारना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दहेज, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, असमानता, मानव तस्करी जैसी चीज़ों को। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनमें कई प्रतिभाएं हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और शिक्षा न मिलने की वजह से वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए अगर महिलाओं का सही तरीके से सशक्तिकरण कर दिया जाए तो महिलाएं अपने हुनर को पहचान सकेंगी, जिससे कि देश को प्रतिभाशाली महिलाएं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान भाषा में कहा जाए तो महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। दूसरे शब्दों में कहे, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधार लाना है ताकि रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए अब ये जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के बारे में कई संगठनों और विश्व द्वारा इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि समाज का विकास होता है, घरेलू हिंसा में कमी आती है, गरीबी में कमी आती है, महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है। तो अब ये जानते हैं कि समाज में विकास कैसे आता है अगर महिलाओं को सही रूप से सशक्त किया जाए। तो समाज का विकास कैसे होगा दोस्तों? अगर सभी महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकेंगी, पढ़ाने लिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगी और अगर ज़्यादा मात्रा में लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा ही। अब दूसरी बात आती है घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा में कमी कैसे आएगी? अगर घरेलू हिंसा तो किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ औरत हो। अगर वो पढ़ी लिखी औरत होगी उसके साथ उसको ये फ़ायदा मिलेगा कि हिंसा के विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकेगी, नियम अनुसार सज़ा दिलवाने के लिए भी वो आगे आएंगी।
अब जानते हैं आत्मनिर्भर के बारे में कि आत्मनिर्भर देश कैसे होगा या आत्मनिर्भर देश कैसे बनेगा अगर महिलाएं शिक्षित होंगी। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो महिलाएं स्वतंत्र होंगी अपने फैसले लेने के लिए, और जिसमें कि देश को भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा, देश का विकास होगा। हमारे भारत देश में ज़्यादातर ये देखा गया है कि महिलाओं का जीवन जो है रसोई तक ही सीमित है। तो अगर वो शिक्षित हुई तो उनका जो जीवन है वो स्वतंत्र होगा और वो अपने फैसले खुद ले सकेंगी, और जिसमें कि भारत को बड़े पैमाने पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं गरीबी कम कैसे होगी। अब गरीबी कैसे कम होगी दोस्तों? अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो परिवार को पढ़ा लिखा सकेंगी, और जब सभी घर के पढ़े लिखे होंगे तो गरीबी अपने आप ही कम हो जाएगी। लोगों को भीख नहीं मांगनी होगी और औरतें भी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगी और वो भी अपना घर खर्च कर सकेंगी खुद ही। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार सरकार द्वारा दिए गए हैं। समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरी बात पर आते हैं, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक होगा। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, और शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को 90 दिन के लिए लीव भी दी जाएगी। तीसरी बात पर आते हैं, संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुषों दोनों को बराबर का हक दिया गया है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बराबर का हक दिया गया है। अब चौथी बात पर आते हैं, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा ही की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कृषि योजना, जननी योजना। योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया ताकि समाज की सभी महिलाओं को बढ़ावा मिल सके और वो भी पुरुषों की तरह हर अवसर का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अभी जो हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात करी, ये योजना इतनी अहम थी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाओं के गर्भ में ही कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी, उसके बचाव के लिए और लड़कियों की बेहतरी के लिए ये योजना बनाई गई, और इसमें कन्याओं की शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। और सबसे ज़रूरी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि महिलाओं की तस्करी और यौन शोषण से वो बच सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महिला शक्ति केंद्र के बारे में। इस योजना के तहत या इस योजना में ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए ये योजना बनाई गई थी, और इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं अपने कल्याण के लिए या अपने अधिकारों के बारे में जान सकती हैं। तो अब जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए हैं महिला सशक्तिकरण की वजह से। महिला सशक्तिकरण की वजह से महिला स्वतंत्र हो गई है, महिला अपने फैसले ले पा रही है, और महिला सशक्तिकरण के बिना महिलाएं जिस स्थान की हकदार हमेशा से रही हैं वो स्थान उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता। और महिला सशक्तिकरण की वजह से बहुत सारे बदलाव भी आए हैं, जैसे कि महिलाएं अब हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और अब महिला सशक्तिकरण की वजह से पुरुष भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने लग गए हैं, मतलब महिलाओं को हर कार्यों में सहयोग देने लगे हैं, महिलाओं को समझने लगे हैं, महिलाओं को शिक्षित करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग दिख रहा है। और महिलाएं जो है आत्मनिर्भर भी बन रही हैं,
और महिलाएं जो हैं सशक्तिकरण की वजह से अपने हक से जुड़े सारे फैसले स्वतंत्र ले सकती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि संसद द्वारा पास किए गए कुछ ऐसे अधिनियम जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं, वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो पहला है दहेज रोक अधिनियम 1961, दूसरा है एक बराबर पारिश्रमिक अधिनियम 1976, तीसरा है लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994, चौथा है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, पांचवा है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम 2013, छठा है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। महिला सशक्तिकरण के विषय के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है दोस्तों। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करी गई है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमारे भारत के संविधान में क्या बात कही गई है। तो हमें संविधान ने आर्टिकल 14 to 18 जो कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 to 22 जो कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, आर्टिकल 23 and 24 जो कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। इन सभी आर्टिकल्स में महिलाओं के हितों के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 14 to 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इस आर्टिकल में भेदभाव के बारे में बात करी गई है, यानी कि जो भेदभाव है उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। और भेदभाव किसके बीच होता है? रंग, जाति, धर्म को लेके इन सभी में प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि रंग, जाति, धर्म को लेके कोई भी भेदभाव आपस में नहीं होगा। और आर्टिकल 14 to 18 इस चीज़ के बारे में बात करता है कि महिलाओं को रोजगार के अवसर में समानता प्रदान की जाएगी और लिंग की पहचान करने के लिए इस आर्टिकल में प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 14 है, बहुत ही अहम है दोस्तों महिलाओं के लिए। इसमें महिलाएं आधारित जो अपराध होते हैं उसके खिलाफ महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर पुरुषों के विरुद्ध कुछ होता है तो पुरुषों को ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारे संविधान में महिलाओं के हितों के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया जिसका नाम था द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस अधिनियम के तहत जो भी अशोभनीय महिलाओं के लिए था, चाहे वो इश्तिहार द्वारा हो, चाहे वो चित्र द्वारा हो, चाहे वो लिखित में दिया गया हो, चाहे वो छपाया गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो कि महिलाओं के लिए अशोभनीय है उसे प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, जिसमें कि हमें जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, यौन शोषण यानी कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार प्रदान किया जाता है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मिले गए हैं। आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। इसमें मानव तस्करी और भीख मांगने पे प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे मानव तस्करी का मतलब महिलाओं से भी है, यानी कि जो महिलाओं की तस्करी की जाती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए एक अधिनियम भी लागू किया गया। उस अधिनियम का नाम था द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। तो दोस्तों अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की भूमिका बहुत ही अहम रही है महिलाओं के लाभ के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल ना गुजारे भत्ते के लिए बात करता है महिलाओं के लिए, बल्कि उनको वो तैयार करता है कि जो सामाजिक अत्याचार है उनके लिए आवाज़ भी उठा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम जानेंगे संविधान में सबसे पहले पढ़े जाने वाली चीज़ प्रिएम्बल के बारे में। प्रिएम्बल का मतलब क्या है और प्रिएम्बल को क्या कभी संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि प्रिएम्बल क्या है। तो आज हम जानेंगे कि प्रिएम्बल है क्या, और प्रिएम्बल को हम जानेंगे एक उदाहरण के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ यानी मोबाइल आजकल हम सभी यूज़ करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने मोबाइल खरीदा।
तो उस मोबाइल के बारे में जानने के लिए या उसके फीचर्स को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते हैं, उसके मैनुअल को खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी ये की ऐसे काम करती है और मोबाइल हमारा इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे ही किसी एक्ट या लेजिस्लेशन को जानने के लिए हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्रियम्बल एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन है किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन को जानने के लिए, जो कि उसके प्रिंसिपल, उसके यूजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये जान लिया कि प्रियम्बल होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया। तो प्रियम्बल को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया और प्रियम्बल का चेहरा किस तरीके से होना चाहिए वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह पेश किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को और पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और दोस्तों आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द ऐड किए गए। तो दोस्तों वो 3 शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इन तीनों ही शब्दों ने प्रियम्बल को और मजबूती दी। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 के द्वारा हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं। प्रियम्बल में जो बेसिक फीचर्स दिए हैं या फिर बेसिक एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको छेड़छाड़ करे बिना ही हम प्रियम्बल को संशोधित कर सकते हैं। और यही बात केशवानंद भारती केस में भी कही गई। तो चलिए जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो शक्तियां हमें आर्टिकल 368 में दी गई है उसी शक्तियों का प्रयोग करके हम प्रियम्बल को भी संशोधित कर सकते हैं। जैसे कि संविधान के किसी भी प्रोविजन को हम अमेंड करते हैं वैसे ही हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। और इस केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना गया और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में ये डिसीजन आया कि संविधान को प्रियम्बल का भाग माना गया। और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात भी कही गई कि प्रियम्बल को हम संशोधित तो कर सकते हैं पर उसके बेसिक फीचर या एलिमेंट के साथ हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि प्रियम्बल अमेंड तो होगा तो उसके बेसिक फीचर को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रियम्बल अपनी पहचान खो देगा और अगर ऐसा हुआ तो प्रियम्बल में अस्पष्टता आ जाएगी और प्रियम्बल अपनी पहचान खो देगा। और जिस बेसिक फीचर्स की वजह से संविधान को जाना जाता है तो उस संविधान की पहचान ही खो जाएगी और वो संविधान उस संविधान के रूप में नहीं जाना जाएगा जिसकी कल्पना कभी की गई थी और इससे संविधान अपनी पहचान भी खो देगा। तो दोस्तों इस डिसीजन यानी केशवानंद भारती केस से पहले एक और डिसीजन आया जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही था। उस केस का नाम था बेरुवरी केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रियम्बल संविधान का भाग ही नहीं है और ये भी कहा कि संविधान को तो हम संशोधित कर सकते हैं परंतु प्रियम्बल को हम संशोधित कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये पॉइंट मिस हो गया कि संविधान के बाकी प्रोविजंस की तरह प्रियम्बल को भी अडॉप्ट इनेक्ट किया गया है और यही बात केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कही गई थी। दोस्तों यहाँ तक हमने ये जान लिया कि प्रियम्बल एक गाइड के रूप में काम करता है जिसे हम अमेंड भी कर सकते हैं परंतु उसके बेसिक फीचर्स को छेड़छाड़ करे बिना ही अमेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है और जिसे हम 42nd अमेंडमेंट 1976 के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों वो 3 शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रियम्बल ने अपने बारे में क्या कहा है, यानी कि प्रियम्बल ने क्या डिक्लेयर किया है। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स वी यानी कि हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम लोग, भारत के लोग। चलिए इसे बाद में मैं आपको सब समझाऊंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India
into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। तो दोस्तों अभी जो हमने 5 शब्द पढ़े यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये प्रियम्बल के नेचर के बारे में बात करता है। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या है प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो दोस्तों यहाँ जस्टिस से मतलब न्याय से है, यानी कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। दूसरा पॉइंट आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो दोस्तों यहाँ लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपने प्रतिनिधि को चुनने की, अपने और अपने समाज की बेहतरी के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता से है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे बराबरी से है, यानी कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान की नज़र में ये सब बराबर होंगे। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोस्तों फ्रैटर्निटी का मतलब यहाँ पे भाईचारे से है, यानी कि सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी लाइनों की तरफ बढ़ते हैं। वो है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। तो दोस्तों ये जो आखिरी लाइन है do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ये ऐसे की ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा है 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया। तो दोस्तों अभी हमने जो प्रियम्बल के बारे में पढ़ा वो हमने अंग्रेजी में पढ़ा, तो अब हम हिंदी भाषा में भी जान लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को प्रियम्बल के बारे में ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और आगे मैं आप सभी को इन सब का मीनिंग डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ जो मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो हमारा संविधान है वो अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा दोनों में ही लिखा गया है और इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज़ है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में स्पेशल हीलियम के द्वारा संभाली गई है और हमारा संविधान इटैलिक शब्दों में श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा द्वारा लिखा गया था। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल की गई है। यही नहीं, इसे एक जीवित संविधान भी कहा जाता है क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव होते आए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहली लाइनों में प्रियम्बल के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्रियम्बल में हमने सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला शब्द पढ़ा वी।
वी मतलब हम, यानी कि एकता यानी कि शक्ति को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कौन कौन से शब्द प्रियम्बल में लिखे गए हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इसका मतलब यहाँ पे हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि हम भारत के लोग, हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व यानी कि अपने बलबूते पर ही हम भारत के लोगों ने ये लिखा है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया यानी कि भारत का निर्माण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आगे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो चलिए जानते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ हम जानते हैं सॉवरेन के बारे में। तो सॉवरेन का मतलब यहाँ पे देश को खुद चलाने से है, यानी कि अब भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, खुद ही शासक है, खुद फैसले ले सकता है, यानी कि किसी भी आउटसाइड अथॉरिटी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया 1976 42nd अमेंडमेंट में, और इस शब्द का मतलब यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पे हो, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, या फिर गरीबी और अमीरी के नाम पे। तो चलिए जानते हैं तीसरे शब्द के बारे में, सेकुलर के बारे में। तो सेकुलर का मतलब यहाँ पे धर्म से है, और सेकुलर शब्द भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो सेकुलर शब्द अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सेकुलर शब्द किसी भी एक धर्म के लिए नहीं बात करता है, और ये भी कहता है कि किसी भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बंदा किसी भी धर्म को पूज सकता है और कोई भी धार्मिक संस्था चला सकता है, यानी कि सेकुलर में किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है, हर धर्म को बराबर माना गया है। तो अब हम बात करेंगे चौथे शब्द के बारे में, जो कि है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि लोगों को ऐसी ताकतें दी गई हैं कि लोग अपनी इच्छा से खुद ही कौन सी सरकार फॉर्म करनी है वो चुन सकते हैं, और ये अधिकार सभी भारतीय नागरिक को दिया गया है जो कि 18 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने पांचवें शब्द के बारे में, यानी कि रिपब्लिक के बारे में। तो रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे मोनार्की से अब बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कोई भी लायक होगा या जिसके अंदर काबिलियत होगी वो ही चुना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज सभी के लिए मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसी छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है हमारे भारत के संविधान के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन आप सभी का अपने सहायता एक जुनून के चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमारे भारत में क्यों पड़ी, और इसकी क्या नीड थी, इसका मीनिंग क्या है, और इसको हम सुनेंगे एक कहानी के रूप में, ना कि एक डेफिनेशन के रूप में, ना कि एक आर्टिकल के रूप में पढ़ेंगे, बस एक कहानी के रूप में सुनेंगे, ताकि आप सभी के दिमाग में ये कहानी जो है फिट बैठ जाए। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत हमारे भारत में क्यों पड़ी। सुरक्षा, संरक्षण, पहचान एक आम आदमी की और एक समूह की, भेदभाव, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार चुनी गई और सरकार को कुछ ताकतें प्रदान की गई। तो जो आज़ादी लोगों को वोट डालने के लिए दी गई थी, उसमें वो उन्हें चुनते थे जो देश के हित के लिए काम करते थे, यानी कि उन्हें वोट आउट कर दिया जाता था जो देश के लिए अच्छा काम नहीं करते थे। दिक्कत वहाँ पे आई कि सरकार को ये सारी ताकतें क्यों दी गई है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई
ताकत बिना सीमा के तय करी जाए तो वो उसका परिणाम हमेशा तानाशाही के रूप में ही देखा जाता है, यानी कि पावर्स विदाउट लिमिटेशन में लीड्स टू डिक्टेटरशिप। तो लोगों को ऐसे नियम कानून की जरूरत थी जो इन्हीं सब ताकतों को नियंत्रित कर सके, यानी कि ऐसे लीडर्स की जरूरत थी जो कि एक आम आदमी के अधिकारों के बारे में, आम आदमी की इज्जत के बारे में और हित के बारे में सोचे, और साथ ही साथ देश के और देश के हितों के बारे में सोचे, ना कि अपने फायदे के लिए उन ताकतों का इस्तेमाल करे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए संविधान लागू हुआ और भारत में संविधान 1950 में लागू हुआ। ये कोई आम संविधान नहीं था, यानी कि ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं था, इसे सुप्रीम लॉ के रूप में जाना गया। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए जानते हैं संविधान क्या है, यानी संविधान का मतलब क्या है। संविधान में जितने कानून हैं, चाहे वो सरकार से जुड़े हों या देश से या राज्य से या किसी समूह से, इन सभी के लिए पावर्स और ड्यूटीज दी गई है, यानी कि कर्तव्य भी दिए गए हैं और शक्तियां भी दी गई हैं। संविधान एक ऐसा कानून है जिसमें राजनीति के लिए भी नियम है और सामाजिक संगठन के लिए भी नियम कानून दिए गए हैं। संविधान एक नागरिकों के अधिकार के बारे में भी बात करता है, साथ ही साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी बात करता है। माना ये भी जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान एक ऐसे शस्त्र में आया जिसे समय के अनुसार बदला जा सके, पर उसे बदलने के लिए एक सही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है, ना ही रिजिड है, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है उनका भी संशोधन कर दिया जाए। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये बदलाव की बातें कहाँ पे होती है और कौन करता है। तो ये बदलाव की जो बातें होती हैं ये पार्लियामेंट में की जाती है, और जब ये बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव को बोलते हैं संशोधन, और ये संशोधन की बातें आर्टिकल 368 में दी गई हैं। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करता है, और उन मौलिक अधिकारों को कैसे बचाया जाए या कैसे प्रोटेक्ट करा जाए उसके लिए संवैधानिक उपाय भी दिए गए हैं, और यह उपाय हमारे संविधान में आर्टिकल 32 और 226 में दिए गए हैं। इसमें यह फायदा होता है कि हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और इसमें अगर किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो आर्टिकल 32 में सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 226 के बारे में। आर्टिकल 226 में हम सीधे ही हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में न केवल हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं, बल्कि अन्य कारणों की वजह से भी हम इसमें हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बल्कि आर्टिकल 32 में खाली हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार।